सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग शनि को समझने का प्रयास करेंगे। 7 मुख्य ग्रहों में मैंने शनि का सबसे आखिरी में चुनाव किया, क्योंकि शनिश्चर है भी धीरे धीरे चलने वाला, इसको कहते भी हैं शनिश्चर, शनैश्चर, और दुख, अभाव, संताप, कष्ट, वियोग का कारक है। तो हमने कहा कि सबसे लास्ट में इसी की चर्चा करेंगे। तो शनि जो है वो इसे शनिश्चर, हम लोग के पूर्वांचल में शनिचर कहते हैं, वो एक्चुअली शनिश्चर का ही अपभ्रंश हो गया, शनैश्चर का ही। शनि धीरे धीरे चलने वाला है। एक्चुअली क्या है कि ये बाहरी सूर्य से बाहरी ग्रह जो है गुरु, मंगल और शनि जो है वायुमंडल में जो है बाहरी ग्रह माने जाते हैं। तो ये 29.5 साल में, करीब 29.5 साल में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। मतलब पूरा ये क्रांति वृत्त का 12 राशि घूमने में 29.5 साल इसको लग जाते हैं। तो एक राशि 2.5 वर्ष से कुछ समय अधिक इसका समय लगता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि मूव करता है। चंद्रमा सबसे फास्ट है, तो शनि सबसे विलंब करने वाला है, तो देरी से चलता ही है। जोडियक में भी अगर हम देखें और पौराणिक आख्यानों की बात करें तो इसको पंगु कहा गया है। पंगु, इसके पीछे कथा है कि जब रावण का मेघनाद पैदा होने वाला था, तो रावण ने सारे ग्रहों को कह रखा था कि 11वें घर में रखना है। 11वां जो है विजय का प्रतीक होता है, और राजशाही तभी तक चल सकती है जब तक कि उनके पास ऐसे योद्धा हों जो लगातार उनको जीत दिला रहे हों। रावण खुद पराक्रमी था, मेघनाद ऐसा संतान चाहता था जो इंद्रजीत को भी बांध दिया था। हनुमान जी को कहते हैं कि बांध दिया था ब्रह्मास्त्र का संधान करके, लक्ष्मण जी पे शक्ति का प्रभार। तो ऐसा शक्तिशाली वो संतान चाह रहा था कि जिससे उसका राज्य निष्कंटक हो सके। तो सारे ग्रहों को 11वें घर में वो रहने के लिए उसने कह रखा था। अब देवताओं ने सोचा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर इस प्रकार की घटना घटी, तो क्योंकि सबको पता था कि राम आने वाले हैं। अगर कोई ना कोई, ये लोग जो है लूप होल खोज निकालते हैं देवता, कहीं से भी हम लोग इसको संधान किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो शनि देव को कहें देवताओं ने कि आप जो है थोड़ा सा कुछ कीजिए उपाय। तो शनि देव ने, जब मेघनाद पैदा होने वाला था तो सभी ग्रह 11वें में ही रुक गए। शनि देव जो है 12वें में अपना एक पांव रख दिए थे, और जिसकी वजह से 12वें में होने की वजह से अगर वो 11वें में होता तो उसकी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती, तो आयु कारक हो जाता मेघनाद के लिए। लेकिन लंबी आयु उसे नहीं मिली, 12वें में दृष्टि चली गई, अष्टम पे आयु कारक ग्रह का दृष्टि नहीं आ रही थी। तो जो है वो असली में वो राजकुमारी बन के रह गया, राजा कभी बन नहीं पाया। जब रावण को पता चला कि अरे शनि ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, तो उसने गदा से प्रहार करके उनका जो है एक पांव तोड़ दिया। इसी कारण शनि जो है धीरे धीरे चलते। देखिए आख्यानों, वास्तव में जो जोडियक में स्थिति है धीरे चलने वाला ग्रह, और हमारे आख्यान भी उससे मिलते जुलते ही कहानी बता रहे हैं कि उसके पांव तोड़ दिए गए हैं, तो वो धीरे धीरे चलता है। तो इसको शनिश्चर कहते हैं, धीरे धीरे चलने वाला। हम लोग को पूर्वांचल में शनिवार को खिचड़ी खाने का दिन मानते हैं कि भाई शनिचर है, आज शनिवार है, खिचड़ी बनेगा भाई, कि शनि का ग्रह उतर जाएगा। तो देखिए जो शनिचर हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग जो नाम रखे वो संस्कृत से मिलता जुलता है। पूर्वांचल का नाम शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला, इसीलिए पंगु कहा गया इसे। तो पंगु, देखिए शनिवार का जिसका जन्म हो, शनि की 2 राशियां हैं, मकर उसकी स्वराशि है, और कुंभ जो है मूल त्रिकोण राशि है उसकी, और जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये सब शनि का प्रतिनिधित्व करेंगे इसमें किसी का अगर जन्म हुआ है तो। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर कोई वयोवृद्ध है, प्रौढ़ है, पंगु है, हमने शुक्र का जिक्र करते समय बताया था कि शुक्राचार्य जो है काना है, एक आंख वाले, तो उसी तरीके से काने लोगों को रिप्रेजेंट हो जो शुक्राचार्य करते हैं। और शनि जो है पंगु लोग, अपाहिज लोग, पाँव से, शरीर से अगर पंगु है तो शनि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके रूप में सुख दुख का कारण बन सकते हैं। शनि अगर शुभ हो, हमेशा कोई पंगु दिख गया तो अगर आपका शनि शुभ है और पंगु दिख रहा है तो उसमें शकुन शुभ ही है, क्योंकि आपके लिए शनि ने आशीर्वाद दे दिया, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो पंगु को प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए मैथोलॉजिकल कहानी से जुड़ी हुई हमारी कि शनि उसका प्रतिनिधित्व वयोवृद्ध है अगर कोई है, और इसको यम कहा गया है, यम रूप, यमराज के रूप में, क्योंकि अष्टम भाव का जो है वो कारक है। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाता है एक्सेप्ट शनि को। शनि अगर इस जगह पर हो तो आयु कारक माना जाता है। और शनि के जो देखने में जो लोग होते हैं वो शनि विशालकाय ग्रह है, वैसे तो स्त्री ग्रह है और विशालकाय ग्रह है। विशालकाय ग्रह होने की वजह से लंबे होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और पतला, लंबा। और गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु जो है वो थोड़ा सा बल्कि शरीर वाला होगा। और ये शनि में क्या होगा कि ये
पेट और अतड़िया चिपकी हुई, जैसे योगी होते हैं, सन्यासी वीतरागी होते हैं, वैसा समझ सकते हैं। और गुरु जो है धर्मोपदेशक हो जाता है, वो वेदांती हो जाता है। लेकिन शनि जो है वो वीतरागी, सन्यासी, एकांत प्रिय होता है। वो दाढ़ी बढ़ा लेगा, वो मौन को धारण करेगा। तो ये शनि के कुछ गुण हैं। लेकिन अगर इसके पापी प्रभाव शनि के ऊपर है, तो शनि का पापी प्रभाव में प्रतिनिधित्व करने वाले आज के अगर हम देखें तो जैसे वामपंथी हैं, वही लंबा शरीर, पतले दुबले, झोंटा रखे हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, वो भी बिल्कुल निराशा कारक, विलंब करने वाला ग्रह है। निराशा हर चीज़ के लिए संशय क्रिएट कर देगा। अगर शुभ है तो तब तो संशय वाला नहीं है, वफादार रहे होगा, ईमानदार होगा। पर अगर वो अशुभ प्रभाव में है तो बिल्कुल संशय आत्मा विनष्टि, वो संशय वाले जो वामपंथी सरकार की हर नीतियों पर प्रश्न उठाना, दार्शनिक बना देता है। दार्शनिक तो है वो वामपंथी, लेकिन नेगेटिव तरफ चले गए हैं वो। शनि एक फिलोसफर ग्रह है, दार्शनिक, भीतर जो है योगा अभ्यास वगैरह कराने के लिए बेटर है। लेकिन अगर वो अशुभ प्रभाव में तो आलसी, कई दिन तक नहाते नहीं है ये। वो जो शनि के प्रभाव वाले जो हैं, जिन वामपंथियों की बात करें, दार्शनिक है, पतले लंबे एकदम सुट्टा खींच रहे हैं, वो सब आदर्श शनि का रूप देखना है। शुभ शनि का प्रभाव अगर देखना है तो शनि अमिताभ बच्चन को ध्यान से देख सकते हैं कि वो, इनकी जो आंखें हैं वो धंसी हुई आंखें होंगी, भाव जो हैं वो घने भाव होते हैं। वो घूर के न भी देख रहे हो ना तो ऐसा लगता है जैसे वो घूर के देख रहे हैं। उनकी आंखें थोड़ी इस तरीके की हो जाती है। उदासीन चेहरा होगा, अगर उदासीन नहीं है, चार्मिंग फेस है, तो अपनी एज से ज़्यादा लगेंगे। ये बात है कि शनि का कुछ प्रभाव जरूर लगेगा। और अब अगर हम देखें दीवार फिल्म में, देखिए कि शशि कपूर जो हैं 6 साल बड़े हैं अमिताभ बच्चन से, उसके बावजूद वो छोटे भाई बने हैं और शूट भी कर रहे हैं। और अमिताभ बच्चन 6 साल छोटे होकर बड़े भाई बने हुए हैं और वो उसमें शूट कर रहे हैं। अब शशि कपूर जो है वो कन्या वाले हैं, बुद्ध वाले, अपनी उम्र से कम दिखने वाले हैं। और अमिताभ बच्चन जो है शनि वाले हैं कि भैया अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने वाले। तो बिल्कुल इनको कैरेक्टर भी ग्रहों के प्रभाव से वैसा ही मिला। वो उम्र ज़्यादा वाला मिला और शशि कपूर को कम वाला मिला, एकदम चॉकलेटी, कन्या बुद्ध का प्रभाव वाला शशि कपूर जो है। तो ये थोड़ा सा देखने वाइज, लुक वाइज जो है ये है। और शनि चंद्रमा के अगर प्रभाव में होता है तो इसको विष योग कहते हैं। ये इसको अशुभ योग माना जाता है कि चंद्रमा गुण ही अलग है। चंद्रमा जो है वो तेजी से चलने वाला है, शनि धीरे धीरे चलने वाला है। और अगर चंद्रमा और सूर्य शनि के लिए शत्रु हैं, मित्र बुध और शुक्र है, और शम जो है गुरु और मंगल सम है, शत्रु चंद्रमा और सूर्य है। क्योंकि चंद्रमा की राशि के लिए, कर्क राशि के लिए भी शनि मार्केश हो जाता है, अष्टमेश हो जाता है। और सूर्य की सिंह राशि के लिए भी जो है वो मार्केश हो जाता है। और वैसे भी शनि अंधकार का कारक है, कोई भी अंधेरा जगह है। इसी कारण पंचम भाव, पंचमेश, द्वितीय भाव, द्वितीय जो पढ़ने वाली, विद्या वाली भाव है, इस पे शनि का प्रभाव हो, बुध पे शनि का प्रभाव हो, तो व्यक्ति जो अंधकार मतलब अज्ञान, तो वो पढ़ाई वढ़ाई में बहुत रुक के व्यवधानपूर्ण उनकी पढ़ाई हो पाती है उन बच्चों की। और एग्जामिनेशन हॉल में ये भूल जाते हैं। बुध स्मृति का कारक है, तो शनि जो है भूल जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे तो याद आएगा कि अरे वैसे रिसर्च के लिए बहुत अच्छी राशि है, रिसर्च वगैरह करना हो तो इसके लिए शनि बेटर है, लेकिन भूल जाते हैं ये चीज़ों को। और अंधकार का है, इस कारण पढ़ाई वगैरह में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और सूर्य जो है प्रकाश का ग्रह है, प्रकाशित कर देने वाला। तो दोनों का विरोध, इसी कारण मेष राशि में जहाँ सूर्य उच्च का होता है ये नीच के हो जाते हैं, और सूर्य जहाँ नीच का होता है वहाँ पर ये उच्च का हो जाते हैं। दोनों में विरोध का संबंध है। इसी कारण जो है वो चंद्रमा और सूर्य जो है वो शत्रु हैं। बुध शुक्र मित्र हैं। शुक्र के दोनों ही जो लग्न है, चाहे तुला हो या फिर वृषभ लग्न है, दोनों के लिए शनि योग कारक हो जाता है। लेकिन बुध मित्र होते हुए भी, मैं पहले भी बुध में भी जिक्र कर चुका हूँ कि बुध के लिए वो मित्रता वो शनि नहीं निभा पाता, क्योंकि उसके मिथुन लग्न के लिए बुध जो है, शनि जो है अष्टमेश हो जाता है, अनिष्ट स्थान का स्वामी, और उसके कन्या लग्न के लिए छठे घर का स्वामी हो जाता है। तो बुध के साथ वो मित्रता जो है शनि नहीं निभा पाता। और शनि मंगल का इसी पे याद आएगा कि अगर बुध और मिथुन और कन्या दोनों में अगर शनि मंगल का नेक्सस हो जाता है तो एक्सीडेंट, चोट, लंबी बीमारियों, क्योंकि शनि जो देगा लंबा, चीज़ें भी देता है तो अस्थायित्व देता है, मित व्ययी बनाता है, अनावश्यक खर्च करने वाला नहीं बनाएगा। ये सब कुछ उसके गुण है। लेकिन अब जब बीमारियाँ भी देगा तो लंबी बीमारियाँ देता है। शनि जो है लंबी बीमारी दे देगा आपको। और शनि अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो वो जो है घुटने और पिंडलियों को रिप्रेजेंट करता है, नीचे घुटने और उसके नीचे के हिस्से के। शनि मंगल का नेक्सस हो तो बड़े बड़े मैनेजमेंट के पोस्ट, इन सब चीज़ों के लिए बेटर है। वो आईपीएस की नौकरी हो, पुलिस की नौकरी हो, तो इन सब के लिए शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बेटर है। लेकिन शनि मंगल लग्न के अकॉर्डिंग अगर कहीं से भी गड़बड़ हो जाते हैं तो ये चोट जो है, वो तकलीफ जो है, एक्सीडेंट वगैरह, इन सब से अस्थि टूटने का, अंग भंग होने का, क्योंकि शनि भी पंगु है,
मंगल एकदम तेज, एकदम अग्नि तत्व, धड़ाक से चोट पहुंचाने वाला, तो इनके नेक्सस से इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो जाता है। चोट लगना, एक्सीडेंट लगना, लंबी बीमारियां, डेंजर बीमारियां होने का, लॉन्ग टर्म का कुछ भी जो है वो शनि देता है। मंगल में भी मैं बताया था कि मंगल जो है ज़मीन का कारक है प्रमुख, लेकिन शनि भी ज़मीन का कारक है। शनि ज़मीन के भीतर जो खादान है वो इसी कारण जो भीतर, चाहे कंदमूल हो, आलू हो, अगर सब्जियों की बात करें तो ज़मीन के भीतर है। और तेल, मिट्टी का तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, जो कुछ भी है, पेट्रोल है, जो भी ज़मीन के नीचे से खदान, खाई वाला स्थान, अंधकार स्थान, ये सब शनि का प्रतिनिधि है। इमारतें भी वो जो अंधकार, जंगल भी अगर है तो जंगल भी जहाँ अंधकार, दिन में ही बिल्कुल अंधेरा हो जाए इतना अंधकार वाली जगह हो, गुफाएं हैं, खाई, कुआं है, जो भी गहरा चीज़ है ज़मीन के भीतर है, अंधकार है, वो शनि की जगह। ऐसी जगह जहाँ हम जाते हैं तो जी मिचलाने लगता है, बिल्कुल लगता है उल्टी हो जाएगी, दुर्गंधपूर्ण जगह, वो सब शनि इसका प्रतिनिधित्व करता है। ये सेपरेटिव प्लैनेट है। जिस भी घर पे अगर इसका प्रभाव होगा कुंडली में, उस घर से जो है ये सेपरेशन देने की टेंडेंसी हो जाती है, उसका अभाव क्रिएट कर देता है। शनि, राहु, सूर्य, इसका प्रभाव अगर सप्तम भाव विवाह के घर पे अगर होता है तो वहाँ से सेपरेशन जो है, विवाह से विलंब होने के भी चांसेस होते हैं और निषेध होने के भी, डिले एंड डिनाई। पहले तो देरी, अगर शनि जैसे कर्क लगन और सिंह लगन के लोग कहते हैं कि सप्तमे शनि हो जाता है तो देरी से विवाह करेगा, सुख में विवाह नहीं होगा, ये कहना गलत है। शनि और भी अगर कोई भी लग्न है, अगर शनि का प्रभाव लग्न सप्तम भाव सप्तमेश पर, विवाह के कारक शुक्र पर है, तो विवाह देरी होने के चांसेस बनाता है, विवाह में व्यवधान होने के चांसेस बनाता है। तो शनि विलंब करते करते कई बार जो है डिले जो है डिनाई में बदल जाती है, निषेध में बदल जाता है। सप्तम पे अगर प्रभाव है तो विवाह से, पंचम पे है तो संतान से रिलेटेड चीज़ों में विलंब होने की संभावनाएं हैं, या फिर उस चीज़ से सेपरेशन, दूर जाने के उससे चांसेस है। दूसरे घर पे जब इसका प्रभाव होता है तो दूसरा कुटुंब का, परिवार का घर है, परिवार से दूर जाने का, परिवार से टूटने का, या कम उम्र में अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चे भागने की टेंडेंसी हो जाती है, या फिर वो घर से, माता पिता से दूर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। दूसरे पर अगर शनि, राहु, सूर्य ऐसे सेपरेटिव प्लैनेट का असर है तो, 10वें घर पे अगर असर है तो देर सवेर उसकी छोड़ने की टेंडेंसी होती है। कई मित्र जो है समाज के लिए भी अगर काम करना चाहते हैं तो वो 10वें पर शनि वगैरह का प्रभाव होता है तो जॉब वो छोड़ के फिर वो सामाजिक, वैसे शनि सामाजिक ग्रह नहीं है, समाज से दूर रहने वाला है, शनि की जो टेंडेंसी है, छोड़ने की टेंडेंसी है। लेकिन समाज के लिए अगर काम करना हो एक अलग मैटर है। जैसे कि किसी को अगर नेता ही बनना है तो उसमें बहुत सारे दूसरे ग्रह चाहिए जो उसको सुखी बनाने के लिए, वो खुद के लिए, सेल्फ के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है उसके लिए। बट शनि जो है उदासीन, संसार से काट के भीतर मन ले जाएगा, भीतर अंदर की यात्रा करने के लिए, जपी तपी सन्यासी बनाने की लोग उन्मुख हो जाता है। तो सब लोग तो जपी तपी सन्यासी बनेंगे नहीं, सांसारिक लोग हैं। और उनके दसम पर अगर शनि का प्रभाव मैं देखता हूँ तो खुशी खुशी कई लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट के एनजीओ लेके गुरुकुल बना रहे हैं, कुछ और प्रभाव कर रहे हैं। अगर किन्हीं का खराब असर है, जैसे मैं शायद शुक्र वाले दिन जिक्र किया था कि यहाँ एक मित्र थे, उनका शनि, राहु, सूर्य और शुक्र बैठा हुआ था। तो शुक्र स्त्री की वजह से, शनि राहु सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है, उसकी वजह से सिलेक्शन तो दिला दिया उनको, शनि वगैरह सूर्य वगैरह जो है पीसीएस सेलेक्ट हो गए थे। लेकिन शुक्र की वजह से और सूर्य, शनि, राहु जैसे सेपरेटिव प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठे थे, इसकी वजह से जो है वो नौकरी, लड़की ने चार्ज लगा दिया उन पर सेक्सुअल असॉल्ट का, तो नौकरी छूट गई उनकी, बिल्कुल से डिप्रेशन में चले गए। तो जहाँ ये सेपरेटिव प्लैनेट है, और यही नहीं, शनि ही नहीं, शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी भी अपने भीतर सेपरेशन रखता है। जैसे शनि अगर 1 नंबर राशि में बैठा है, मंगल की मान लीजिए राशि है, तो मंगल जहां जाएगा उसके भीतर सेपरेशन के गुण हो जाएंगे। ये किस राशि में बैठा है इसका इतना महत्व है। इसकी दोनों राशियां, मकर और कुंभ जो राशि है, वो राशि में कहते हैं कि गुरु, बताते समय मैंने बताया था कि गुरु जिस भाव में बैठा उस भाव की हानि करता है। तो गुरु जो है, क्यों, शनि की राशि है, अभावात्मक अंधकार का ग्रह है, वो सुख कैसे देगा। तो इस राशि में इसी तरीके से 12वें घर में शुक्र जो है, मैं बृहस्पति में ही बताया था कि 12वें घर में अगर शुक्र है तो वो भोग का कारक है, इसलिए सुख देता है जीवन में। लेकिन बशर्ते कि वहाँ शनि की राशि मकर और कुंभ नहीं होनी चाहिए। मकर और कुंभ है तो फिर वो भोग नहीं देगा, उसमें न्यूनता ला देगा। उसी प्रकार गुरु जो है मकर राशि में तो नीच का ही हो जाता है, मकर और कुंभ में जो है भाव की हानि करता है। और शनि कर्क राशि में, सिंह राशि में सहज नहीं है, शत्रु राशि है। लेकिन वो अपनी उच्च राशि, तुला राशि उसकी उच्च राशि है, उसके बाद स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में सहज है। इसके बाद वो सबसे ज़्यादा अगर कंफर्टेबल है तो गुरु की राशि धनु और मीन के ऊपर, गुरु की राशि में शनि भाव की वृद्धि करता है।
तो गुरु जो है वो शनि की राशि में कष्ट देता है, और गुरु शनि जो है गुरु की राशि में मजबूत स्थिति में रहता है। अगर वर्गोत्तम है, गुरु की राशि में है, मीन और धनु में है, तो इसको बड़ा ही शुभ माना गया है। और स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण जो इसकी कुंभ राशि है वो रिसर्च की राशि है। इसी में शतभिषा नक्षत्र है। इसी में शतभिषा को ज्योतिष के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि गणना करने में भी शनि निपुण है। बुध तो है ही, मैथमेटिशियन बुध है, लेकिन शनि जो है गणना वगैरह के लिए भी इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि शनि जो है कुंभ राशि भी रिसर्च की राशि मानी जाती है। गुप्त सीक्रेट रहना चाहता है शनि जो है, इसलिए गुप्त मिशन में अगर कुछ लगाना हो शनि उसके लिए बेटर है। शनि डोमिनेटिंग लोग चुपके से कोई काम करना, अंडरग्राउंड, जैसे हम जमीन के नीचे की बात करें तो जीवन में भी अंडरग्राउंड रह के कुछ अगर काम करना हो तो उसके लिए जो है शनि सबसे उपयुक्त ग्रह शनि डोमिनेटिंग वाले मानते हैं। बिल्कुल भीतर की बात बताना नहीं चाहते, राज की बात। इसीलिए जो अनुसंधान वगैरह हो रहे हैं या इंटेलिजेंस वाली जो चीज़ें हैं, जहाँ पर सीक्रेटली कोई काम चल रहा है, उसके लिए शनि बेटर है। देखिए कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ, ज़मीन के नीचे, तो रियल लाइफ में भी चीज़ें आपस में बड़ी ही मिली जुली हैं, गुथी सी हैं बिल्कुल, अगर हम इसको देखें तो। और शतभिषा जो, हाँ, ये जो शतभिषा जो राहु का नक्षत्र है वो कुंभ राशि में पड़ता है, और इसको बड़ा ही ज्योतिष में महिमा मंडन किया गया कि शतभिषा नक्षत्र में बुध हो और चंद्रमा हो, लग्न हो, तो ये ज्योतिष के लिए बड़ा ही अच्छा माना गया, क्योंकि बड़ा ही वो एनालिटिकल रिसर्च इन सब के लिए कुंभ राशि बेटर है। उसके भीतर वो पाया जाता है, इस कारण वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक ज्योतिषी बनाने के लिए ये सब गुण जो है उसके भीतर होने चाहिए। शनि जो है वो कब्रिस्तान का कारक है, ठीक है, मृत्यु का है। अगर शनि से संबंधित अगर बात, शनि, मैं बृहस्पति में बता रहा था कि बृहस्पति में हम चीज़ों की वृद्धि करते हैं, कई कई कंपनियां खोलने लगते हैं, उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं काम को, और शनि में वाइंडिंग अप करने लगते हैं कि ये भी हटाओ, ये भी, किसी एक में काम करे, 50 काम एक साथ करने की नहीं है। कहा ना कि वो विद्यार्थी भी होगा तो भूल जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में बाहर निकल के वो करता है, तो वो थोड़ी सी उसकी छोड़ने की जो है वो टेंडेंसी है। शनि से ही, शनि की 3 दृष्टियाँ, वाह्य ग्रह है, मंगल गुरु की तरह शनि भी वाह्य ग्रह है, तो इसमें इसकी भी 7वीं दृष्टि तो सारे ग्रह देखते हैं, तो शनि भी देखेगा, लेकिन इसके साथ ये खुद से तीसरे घर को भी देखता है, और खुद से 10वें घर को भी, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 10वां घर है, तो शनि तीसरे और 10वें घर को भी देखेगा। इसके बाद शनि जो है, शनि से ही 7.5 और ढैया का कॉन्सेप्ट है। ढैया वो तो समझ गए कि 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो जो है वो वैसे देखा जाए तो हर भाव से कहीं ना कहीं वो ढैया चल ही रहा है, लेकिन चंद्रमा से हम उस व्यक्ति के ऊपर ढैया जो है या 7.5 मानते हैं। तो चंद्रमा कुंडली में जिस भी जगह रहेगी, मान लीजिए कि चंद्रमा आपके इस घर में है, कर्क राशि में, इस समय चंद्रमा जो है इस राशि में है, चंद्रमा जिसके शनि इस राशि में, मकर राशि में है, तो चंद्रमा भी मकर राशि में होगी, उसकी 7.5 चल रही होगी। चंद्रमा से एक घर पहले जब शनि आ जाएगा तो 7.5 आरंभ हो जाएगी, और चंद्रमा के एक घर बाद तक रहेगा। मान लीजिए आपका चंद्रमा मकर राशि में है, तो चंद्रमा से एक घर पहले धनु में जब शनि आ गया तो 7.5 स्टार्ट हो गई। 2.5 साल यहाँ शनि रहेगा, फिर 2.5 साल इसके ऊपर रहेगा, फिर 2.5 साल यहाँ, मतलब 7.5 साल हो गया। और चंद्रमा से चौथे और 8वें घर में अगर शनि है तो इसको ढैया कहते हैं। 7.5 जब चंद्रमा से एक घर पहले आया और एक घर बाद तक रहेगा तो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 7.5 साल हो गया, 7.5। और ढैया क्या है कि चंद्रमा से चौथे घर में, मान लीजिए चंद्रमा आपके 1 नंबर राशि में बैठा है, तो चौथे घर में अगर शनि जब आ जाएगा गोचर में तो उसको ढैया कहेंगे, और अष्टम में आ जाएगा तो उसको जो है ढैया कहेंगे। ढैया खराब क्यों है? क्योंकि ढैया चौथा घर जो ना सुख का कारक होता है, सुख हमारे हृदय का स्थान है। शनि वहाँ आ जाता है तो वहाँ संताप क्रिएट कर देता है। और 8वां घर आयु का है, अड़चन का है, वो ट्रांसफ़र का भी है, कई चीज़ें यहाँ पर दिक्कत कर देता है। इस कारण भी जो है 8वां को वो अच्छा नहीं मानती। ये ढैया और 7.5 हो गई। हाँ, अब ट्रांसफ़र से याद आया कि शनि अगर ट्रांसफ़र देता है, देखिए अगर बुध जो है आपका अगर पदोन्नति करवा रहा है, बुध अगर कारक है, तो जो है कोई और आपका जो बॉस है उसका स्थानांतरण हो गया है तो आपका प्रमोशन हो गया। गुरु में क्या है कि बॉस को भी हटने की जरूरत नहीं है, माने ऊपर जो है वो उसको भी हटने की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त पद का सृजन कर दिया गया। वृद्धि का कारक है ना बृहस्पति, काम को बढ़ा दिया गया, उसकी वजह से नए पद सृजित हो गए, उससे आपको प्रमोशन मिल गया। लेकिन शनि अगर इन्वॉल्व है आपके प्रमोशन में
तो सामने वाला जो व्यक्ति है मतलब कि वो व्यक्ति का कुछ ना कुछ उसके साथ दिक्कत होगी, या तो उसका डिमोशन होगा या मृत्यु होगी, किसी कारण से उसका अनिष्ट होगा। दूसरा का पराभव जो है आपके लिए उत्थान का कारक बनेगा। शनि इस प्रकार की चीज़ें कर देता है, कहीं ना कहीं मृत्यु से, अभाव से, कष्ट से इसका संबंध। इसी कारण अगर शनि, जरूरी नहीं कि अगर अष्टम से और शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग, अब शेयर का जो शेयर मैं कह रहा था कि शेयर में डाउनफॉल वगैरह भी शनि रिस्पॉन्सिबल होता है, गुरु वृद्धि के लिए, और ये सब डाउनफॉल वाइंडिंग अप के लिए है। श्रम कानून जो होते हैं, श्रम को ये जो है ना वो इसकी जाति शूद्र मानते हैं, शूद्र मतलब सर्विस सेक्टर जो है। तो श्रम कानून अगर कोई बन रहा है, श्रम का जो अभी मान लीजिए किसान आंदोलन हो रहे, कोई भी आंदोलन है, रुकावट है, आपस में वैमनस्य है, चीज़ें बीच में मीडिएटर जो है, मध्यस्थता जो बार बार फेल हो जा रही है सरकार उसके बीच में, सब के लिए शनि रिस्पॉन्सिबल होता है। संतुष्टि नहीं करने देता है, हमेशा संशय की स्थिति जो है, हमेशा विवाद, परेशानी, इन सब का कारक जो है वो शनि बन जाता है। कानून से अगर जो है श्रम कानून अगर अच्छे बनते हैं तो उसके लिए खराब प्रभाव में है, तो प्राइवेट सेक्टर को लॉस लगने वाली नीतियाँ बनती हैं। प्राइवेट सेक्टर से ही कॉमन पीपल, सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे तो सरकारें नहीं चल रही हैं। जो प्राइवेट सेक्टर अगर कमज़ोर पड़ेगा तो रोज़गार, जो कॉमन पीपल को जो रोज़गार हो प्राइवेट से है। अगर हम भी कोई काम कर रहे हैं, 10 लोगों को जोड़ के अगर अपने नीचे अगर रोज़गार दे रहे हैं, तो प्राइवेट में ही सब कुछ चल रहा है। देश, पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्राइवेट से ही चल रही है, गवर्नमेंट से नहीं चल रही है। तो प्राइवेट सेक्टर जो सरकार की नीतियों से कष्ट पाता है अगर शनि पर बुरे इफेक्ट वगैरह होते हैं तो। और हाँ, वो कब्रिस्तान तो है ही, लेकिन जैसे अगर किसी का इंश्योरेंस वगैरह जो है वो भी मृत्यु से संबंधित है ना, इंश्योरेंस वगैरह से भी कमाने के आपके चांसेस शनि वगैरह देता है कि इंश्योरेंस से हमारी कमाई हो रही है, किसी की मृत्यु, और इन सब से ही डीलिंग जो है। दूसरा, किसी का हो सकता है कि शवदहन का गृह हो, वहाँ से उसको प्रॉफिट आ रहा हो, उस प्रकार की कोई बिजनेस हो, इस प्रकार की चीज़ें में इन्वॉल्व हो, अगर शनि वगैरह के कंडीशन से हैं तो कुंडली के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसे कि शनि मंगल जो है वो चेचक जो है, चंद्रमा मंगल जो है वो चेचक दे देता है चेहरे में, जो छोटी माता जिसको कहते हैं, चेचक अगर हो गया मंगल चंद्रमा कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर शनि इन्वॉल्व हो जाएगा उसी में तो बड़ा रूप ले लेता है, वो पस जो आ जाती है, वो भयंकर वाले जो चेचक हो जाता है, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना देता है। शनि मंगल के लिए तो बताया ही। हाँ, गुरु में भी बताया था कि गुरु शनि का कॉम्बिनेशन दक्षिण भारत में भी अगर साथ में तो स्ट्रगलिंग मान लेते हैं। अगर लग्न में किसी का भी, इंदिरा गांधी के भी लग्न में बैठा है, नौमांस के भी लग्न में बैठा है, लग्न में अगर शनि बैठ जाए तो लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाती है। हालांकि ये नैसर्गिक शनि के अशुभ प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग अति उत्साह में केवल शनि का पॉजिटिव बात ही करते रहते हैं ज्योतिषी, और कुछ नेगेटिव ही। मैं ये नैसर्गिक शनि का जो दुख अभाव का कारक है उसके रूप में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पराशर की दृष्टि से देखें तो शनि आपकी कुंडली से, बुध शुक्र शनि एक फ्रेंड सर्किल में आ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु एक फ्रेंड सर्किल में आ रहे हैं, तो शनि अपने फ्रेंड सर्किल वाले के लिए अच्छा करेगा ही। जो उसको आधिपत्य मिला है, जिन घरों का वो स्वामी है उसके लिए वो फ्रूटफुल होगा ही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभावात्मक जो प्लैनेट है उस सुख में भी कुछ ना कुछ शनि जो है ना अड़चन क्रिएट करता रहता है। साउथ में मैं बता रहा था कि सिर्फ गुरु और शनि के गोचर से ही बहुत सारी प्रोडिक्शन कर देते हैं। शनि गुरु दोनों का अगर सप्तम पे प्रभाव होगा तभी शादी हो पाएगी, वो लोग जैसा मानते हैं। और देखा जाता है कि यस, वहाँ पे अगर उसका असर है। मैं किसी दिन बताऊंगा कि मेरे चौथे पर जब जब शनि गुरु का असर आया तो मेरा एक जगह छोड़ के दूसरा जगह जो है, प्लेस जो है वो छोड़ के मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। तो ये ज्वाइंट इनका दोनों का एक साथ इनकी दृष्टि और संबंध जो है उसका असर है कि अगर कहीं पर अगर एक साथ ही अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो। लेकिन वही मैं ढैया की बात कर रहा था कि लग्न से चौथे घर में अष्टम में जो है अगर शनि है तो ऐसा कष्ट देता है। लेकिन हम एक बार में एक ही दृष्टि से कुंडली देख पाते हैं, लेकिन इतनी जटिलताएं होती हैं कि आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। आपके मान लीजिए कि चंद्रमा इस जगह पर बैठा हुआ है तो ना आपकी, और इस जगह पे शनि है कर्क राशि में, तो ना वो 7.5 भी उसकी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ होगा तो यहाँ शनि हो, यहाँ हो तो 7.5 होगी। ढैया भी तब होगा जब अगर चंद्रमा यहाँ है तो इससे चौथा घर ये हो जाएगा और 8वां घर ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि किसी भी लग्न से अगर पिता के अष्टम भाव से अगर आपका जा रहा है, कहीं से कोई घर तो आपका अष्टम हो रहा है, पिता से अष्टम हो रहा है, अगर वो 11वें घर में है तो माँ से अष्टम हो जा रहा है, तो बहुत सचेत रहना है। और अगर वहाँ पर कोई पापी ग्रह बैठा हो तो विशेष रूप से सचेत रहना है। मान लीजिए कि 11वें घर में पापी ग्रह हैं, मंगल राहु शनि बैठे हैं और इस जगह से शनि जा रहा है, तो माँ से अष्टम भाव से पापी घर के ऊपर से जब शनि जा रहा है तो माँ के लिए भी एक ढैया प्रभाव है।
देखिए उसको ढैया नहीं कहेंगे, लेकिन वो ढैया से भी खतरनाक हो सकता है ढैया कुछ ना करके गया हो और ऐसी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ कर दें। इसलिए बड़ा ही सोचने वाली बात है। इसी तरीके से एक सूत्र है देव केरलम में कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा अगर चल रही है, उस समय आपके नौमांस कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है, उस चंद्रमा से अष्टम भाव में जो शनि राशि, मान लीजिए आपका चंद्रमा नौमांस कुंडली में मेष राशि में 1 नंबर पे बैठा हुआ है और 1 नंबर से अष्टम भाव 8 नंबर राशि में जो है वो अगर शनि गोचर कर रहा है, राहु की महादशा है, तो वो पीरियड भले ही ढैया ना चल रही हो, 7.5 ना चल रहा हो, लेकिन बड़ा ही कष्टप्रद बीतने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाली है उस समय। जैसे इस समय मान लीजिए कि मकर राशि से शनि है, अभी मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, नौमांस कुंडली में मान लीजिए कि 10 नंबर राशि पे शनि है, तो 10 नंबर राशि मतलब मिथुन से अष्टम भाव होगा। अगर नौमांस कुंडली में चंद्रमा आपकी मिथुन राशि में है, नौमांस कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है और 10वें नंबर राशि से शनि अगर जो है वो गोचर कर रहा है इस समय अगर चंद्रमा आपका नौमांस कुंडली में मिथुन राशि में है, तो उससे अष्टम भाव जो है वो मकर राशि है जहां अभी शनि चल रहा है। किसी की राहु की महादशा भी चल रही है और चंद्रमा उसका मिथुन राशि में नौमांस कुंडली में गया हुआ, तो वो नियम लागू होता है, क्योंकि मिथुन से अष्टम भाव मकर राशि है और अभी शनि मकर राशि में है। तो राहु की महादशा में ये पीरियड, मान लीजिए इसी में किसी का लग्न से भी ढैया या 7.5 चल रही है, एक चीज देख के प्रेडिक्शन गलत नहीं कर देना है, एक चीज देख के कुछ भी गलत नहीं होने वाला। मान लीजिए कि ये नियम भी, इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हम नियम जानते, गुरु शिष्य परंपरा में वर्षों में गुरु शिष्य से सीखता था, पहले नियम सीखे, इस नियम के अपवाद कितने और अपवाद नियमों से ज्यादा हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। कई लोग प्रश्न कर दे रहे हैं कि मेरा यहाँ पर ये है, अभी तो हमने कखा गगा भी नहीं शुरू किया, अभी तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि शनि क्या है, बुध क्या है, शुक्र क्या है। अभी तो मैं एक एक जो है वो कौन से लग्न के लिए कौन से शुभ ग्रह है, कौन से अशुभ ग्रह है, वो सब तो बात ही नहीं किया। फिर दूसरे घर में अगर मेष लगन है तो क्या फल होगा, वृष लगन है तो क्या फल होगा, इन सब का, उसके बाद ग्रहों का, ये तो बहुत आगे की बात है। अभी लोग शुरू हो गए, अभी अपनी कुंडली देखने की जरूरत नहीं, अभी सीखने का टाइम है कि अभी सिर्फ सीखे, अपनी कुंडली पर प्रयोग करना अभी अनुचित होगा। अब जैसे शनि का लग्न है या कुंभ मकर, या फिर शुक्र का लग्न है वृष और तुला, इनके लिए शनि जो है खूब मित्रता निभाएगा आपस में। लेकिन इसके बावजूद भी शनि की उत्तर कालामृत कहता है कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा शुभ नहीं मानते। अब वो विद्वान कह रहे हैं तो ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल देखा गया, शनि शुक्र तो बढ़िया मित्र हैं, ये क्यों अच्छे नहीं जाते। लेकिन ऐसा होता है कि शनि आपका उच्च का है, मजबूत है, सब होते हुए भी क्लैश। तो कुछ वजह, जैसे मैं बता रहा था कि गुरु में बता रहा था कि गुरु राहु अगर साथ में न भी बैठा हो, लेकिन गुरु राहु की जब दशा आती है तो ये जो दशा है, ये दशा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, क्योंकि चांडाल दशा हो जाती है। उसी प्रकार शनि में शुक्र जो है, अब शनि न्याय का कारक है, अभाव का कारक है, दुख तकलीफ कष्ट का कारक है, और जो शुक्र है भोग का कारक है, सुख का कारक है। तो दोनों का नेचुरल गुण नहीं टकरा रहे हैं आपस में। अगर देखें है तो एक ही फ्रेंड सर्किल से, लेकिन इनके नेचुरल गुण टकरा रहे हैं, तो इस कारण से कोई ना कोई गड़बड़ स्थिति हो जाती है। हालांकि इसमें भी अपवाद है, जरूरी नहीं कि हर बार खराब हो। ये कहते हैं कि अगर आप ऊंचाई पर हो तो नीचे गिर जाते हैं और नीचे हैं तो अचानक से आप ऊपर चले जाते हैं। अमर सिंह की कुंडली में भी उस समय बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बड़ा ही राजयोग पीरियड आ गया, शुक्र में शनि, और मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ होगा। उससे पहले जब भी वो नखड़ा दिखाए, मुलायम सिंह हमेशा दूसरों को रिजेक्ट करके, चाहे वो राज बब्बर हो, आजम खान हो, उसको किनारे लगा के अमर सिंह को जो है दुलरुआ पत्नी की तरह हमेशा तवज्जो दिया। उस बार भी नखड़ा दिखाए, उस बार इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ग्रह विपरीत हो गया तो सारी कहानी खत्म। तो शनि में शुक्र हो या शुक्र में शनि की कॉम्बिनेशन हो, वैसे ही शनि जो है, भले आपकी ढैया 7.5 न चल रही हो, पंचम भाव से अगर शनि गोचर कर रहा है, 5वें घर से, तो इसको भी बहुत अच्छा नहीं मानते। उत्तर कालामृत में इसको बड़ा ही खतरनाक माना गया। जैसे कि दक्षिण भारत में मांगलिक दोष जो है, कुंडली में पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष मानते हैं। लेकिन अगर किसी का दूसरे घर में भी मंगल है ना, तो मांगलिक प्रभाव रखता है। वाणी में ही मंगल है, वो लड़की आग उगलेगी, वो लड़का आग उगलेगा, गुस्से वाला होगा, तो मांगलिक न होते हुए मांगलिक प्रभाव, कुटुंब का परिवार है उसको तोड़ेगा मंगल। वहां पे आंख का घर है, आंखों को डैमेज कर सकता है, वो वाणी से आग उगलेगा वो। तो वैसे पंचम भाव में जो शनि है, वो वहां शनि को भले ढैया 7.5 न चल रही हो, और उस जगह पे अगर शनि है तो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल भोजन को मोहताज बना देता है। उसके पीछे वजह यह है कि 5वां घर जो है
वो देखिए कुंडली में आगे मैं बताऊंगा धन स्थान, दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर, 11वां घर, सब धन वगैरह के लिए बहुत अच्छा घर मानते हैं कि ये त्रिकोण हो जा रहा है पांचवा नौवां। तो पांचवा जो है वो संतान का भी घर है और बुद्धि का भी घर, हमारे बुद्धि से ही तो धन कमाएंगे आप। तो पंचम भाव में बैठा है तो संतान को भी डैमेज करेगा, हमारी बुद्धि को भी डैमेज करेगा, ठीक है। और शनि वहां से तीसरे, सातवें और 10वें घर को देखेगा। यहां से तीसरा घर जो है वो ये हो गया सप्तम, जो आपकी पत्नी का है या पति का है, इसको भी डैमेज किया। सातवीं दृष्टि से आपके इनकम का घर जो है, आय का घर है, उसको ब्लॉक किया। और 10वीं दृष्टि से जो दूसरा बैंक बैलेंस, फाइनेंस, धन का है उसको, और बच्चा, पत्नी, आय और बैंक बैलेंस, अगर ये चारों उसकी गिरफ्त में आ गए फिर बचा क्या? ये पता ही कितने सूक्ष्म सूक्ष्म वर्णन है। एक चीज ढैया, एक 7.5, इसको पकड़ के बैठ नहीं जाना है, बिल्कुल प्रवाह की तरह सीखना है और सीखते हुए कहीं भीतर रख लेना है, जैसे भूल से गए हो, पकड़ के चिपक नहीं जाना अपनी कुंडली से। कोई ढैया 7.5 कष्ट न दे, हो सकता है पंचम का 7.5 रुला दे। दूसरी बात, ये 10वें घर से अष्टम भाव है, 10वां घर हमारा प्रोफेशन का है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 8वां घर है। तो जब लग्न से अष्टम में, मैं अभी बता रहा था कि नवम से भी अष्टम में अगर है तो पिता के लिए कष्टप्रद है, माँ से अष्टम में है तो उसके लिए कष्टप्रद है, आपके चंद्रमा से अष्टम में है तो आपके लिए ढैया का सृजन कर दे रहा है। तो जब प्रोफेशन से अष्टम में वो चला गया है तो प्रोफेशन को क्यों नहीं डैमेज कर सकता? बिल्कुल ट्रांसफर करवा सकता है, उस जगह दिक्कत हो सकती है। बहुत लोगों को रोजगार में दिक्कत होती है जब पंचम में शनि आ जाता है, तो उनके 10वें घर से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो ये कई वजह हो गया, एक तो दसम से। हाँ, अब मान लीजिए कि इसी जगह आपका राहु बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है, उसी समय 7.5 वगैरह भी चल रही है। मान लीजिए राहु के ऊपर से जा रहा है, पंचम भाव से जा रहा है, शनि 7.5 वगैरह या ढैया कुछ चल रही हो, और इसी बीच में जो है आपकी महादशा भी शनि, महादशा अंतरदशा शनि, राहु, चंद्रमा, केतु, इनसे संबंधित हो तो कष्ट बढ़ जाएगा, ये स्वाभाविक है। अब इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं, लेकिन एक चीज़ देख के बिल्कुल से भयभीत नहीं हो जाना कि अरे बाप रे कहानी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम गहरे से नहीं समझेंगे, मैं कुंडली का एग्जाम्पल देके मैं यही सब सिखाने आया हूँ कि जो गुड़ बातें जिस पे बातें नहीं, मैं राशियाँ, डेली का राशिफल मैं नहीं बताऊँगा। मैं इतना कुछ बताने के लिए कि 300 400 वीडियो भी बना दी जाए तो कम है। मैं इन्हीं सब पे, इस एक वीडियो में मैं 15 20 वीडियो का कंटेंट डाल दे रहा हूँ, क्योंकि इतना मैं दे सकता हूँ आगे भी। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं छोटे छोटे वीडियो बना के भैया एकदम सेंसेनाइजेशन करूँ कि अरे भाई आपके ये है। एक ही वीडियो में कितनी काम की, बार बार अगर आप देखिए तो बहुत काम की। इसी को एलेबोरेट करेंगे आगे चल के कि अगर पंचम में उदाहरण देकर बताऊंगा कि इस जगह किसकी कुंडली कैसी स्थिति रही, इस जगह अगर ये रहा तो क्या क्या हुआ कि पंचम में स्थिति है। नॉर्मली पंचम से जाना ठीक नहीं है, किसी का अच्छा जा सकता है अगर बहुत पापी प्रभाव नहीं हो, अगर दशा भी अगर फेवरेबल हो। गोचर दशा के परिप्रेक्ष्य में ही ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट देती है, अच्छा या बुरा। 5वें पर प्रभाव होगा तो संतान दे सकता है, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं। लेकिन कई चीज़, अगर पंचम में राहु बैठ गया है और जो है मान लीजिए चंद्रमा किसी का इस जगह पर है तो उससे एक घर पीछे तो आपकी 7.5 आरंभ हो गई। वहीं राहु भी बैठा हुआ है, आपके लग्न से पंचम में चला गया, मैंने पंचम, सप्तम और 11वां और दूसरे को, वो जो पंचम से जो नियम है वो सबको डैमेज कर रहा है। और आपके 10वें घर से वो अष्टम घर है, तो बिल्कुल से यहाँ पे कह सकते हैं कि यस गड़बड़ टाइम आ गया, थोड़ा सा इसको जो है सतर्क रहना है। कुछ ऐसे नियम, मुझे आश्चर्य होता है कि कितने अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो बहुत ईमानदारी से मेहनत किए थे, उन्हें ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है और बाद में चल के वो इतने मोटिवेटर हैं, कितने जो है इस्कॉन के पुजारी बन गए हैं, कोई दूसरे जगह मोटिवेटर संत हैं और क्रिटिसाइज करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। मुझे लगता है कभी क्रस्ट नहीं लगा। चलिए कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती है, वहाँ हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, मैं भी मिस कर सकता हूँ, आप भी मिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो क्लियर बताती है कि यहाँ तो गया, वो बिल्कुल समझ में आता है कि ये तो मामला बिगड़ गया। और क्या ऐसा कुछ नहीं टकराया उन्हें? वो क्यों इतने बागी हो गए हैं, क्यों वैदिक ज्योतिष को के खिलाफ चले गए हैं? मैं ये नहीं करूँ कि 100% ब्लाइंड होकर बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि राव साहब जो बात करते हैं मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 100 में अगर 50 अगर बात भविष्यवाणी सही हो रही है, 50 गलत हो रहा तो ये तो भाई एक तुक्का है, हेड और तेल अगर सिक्का उछालेंगे तो आएगा ही। लेकिन अगर 60% भी चीज़ें सही जा रही तो कुछ तो मानना पड़ेगा कि हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन चीज़ें 60% कैसे जा रही है? 50 होना चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी की दृष्टि से देखें। 70-80 अगर सही जा रही है बातें, मतलब कुछ बात है, हम में कमी है, ज्योतिषियों में कमी है, ज्योतिष में कमी नहीं, हमें शोध की जरूरत है और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है इसके ऊपर। अब क्या हुआ, एक सूत्र देखें और अप्लाई कर दिए, इस कारण 5वें घर का किसी का हो सकता है, देखा तो अरे यार ये तो बुरा नहीं है, ये तो अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 7.5 ढैया भी चल रही है, पंचम में अगर राहु भी है या फिर केतु है
उसके ऊपर से शनि उस जगह से मूव कर रहा है। दशा भी फेवरेबल मान लीजिए राहु की दशा है और आपके नौमांश कुंडली में भी चंद्रमा से अष्टम भाव में, जैसे अभी मकर राशि में शनि चल रहा है, वो कई कई चीजें फुलफिल की कि कहानी हो गई डैमेज, खतरनाक हो गया, बिल्कुल से मामला बिल्कुल बिगड़ गया एकदम से। तो इस तरीके से कई तरीके से चीजों को देखना है, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करनी है, वो भी ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर का आशीर्वाद लेके, तब हम चीजों को समझ पाएंगे। इसको गहराई में एक एक को अलग अलग कुंडली का उदाहरण देकर मैं आगे समझाऊंगा। अभी तो बस बेसिक समझने के लिए कि दुख, अभाव, संताप, कष्ट का कारक क्यों है, कि सारी चीजें अच्छी होते हुए भी अगर कुंभ लगन है, तुला लगन है, बेटर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो भाई 7.5 ढैया और कई प्रकार के कष्ट का कारक है वो, तो भाई वो सतर्क रहने वाला वो है, उससे हमें सतर्क रहना ही चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, आगे हो सके तो राशियों को आरंभ करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत करूं।